आईबीसी 24 जनसंवाद में आज निश्चित तौर पर हम बहुत सारे मुद्दों के साथ इस जनसंवाद को आगे बढ़ा रहे हैं और आप सभी के मन में भी शायद यही सारे सवाल रहे होंगे जो सवाल हम सभी आज जनप्रतिनिधियों से पूछ रहे हैं। चलिए बिना देरी किए अब मैं अपने अगले पैनल को इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे साथ सौरभ सिंह, विधायक अकलतरा, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिएगा। अगले हमारे पैनल में है डॉक्टर के ध्रुव, विधायक हैं, मरवाही से, कांग्रेस के हैं और बहुत ही बेबाकी से ये भी अपनी बात रखते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिएगा। और बसपा नेता, पामगढ़ विधायक इंदु बंजारे जी का भी मैं बहुत गर्मजोशी से स्वागत करना चाहूंगी इस सम्मानीय मंच में। आईबीसी 24 जनसंवाद का ये मंच और इसमें हमारे अगले सेशन में होंगे हमारे ये 3 पैनल। आईबीसी 24 जनसंवाद बिलासपुर में आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू पुनीत जी। थैंक यू रचना। आईबीसी 24 जनसंवाद बिलासपुर चैप्टर में अब बारी है उन त्रिमूर्तियों से मिलने की जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं और बिलासपुर के समूचे विकास में, संभाग के विकास में बिना इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र किए, बिना इन तीनों हस्तियों को सम्मिलित किए चर्चा पूरी नहीं होती। मेरे साथ में इस वक्त मंच के ऊपर हैं श्री सौरभ सिंह जी, विधायक हैं अकलतरा से और भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रखर नेता हैं। पोल खोल अभियान में कल ही हमने इनका वीडियो बड़ा तेज तर्रार अंदाज में देखा है। स्वागत है आपका इस मंच पर। डॉक्टर के ध्रुव साहब हैं, विधायक हैं, मरवाही से, कांग्रेस नेता हैं और इनका भी एक वीडियो इन दिनों बड़ा प्रचलित है, शादी समारोह वाला, और इनको हम सुनेंगे पॉलिटिकल फील्ड के ऊपर ये कितना डॉक्टर साहब अपनी बातें अच्छी तरीके से समझ कर रख पाते हैं। शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और इंदु बंजारे जी हैं, पामगढ़ की विधायक हैं और बसपा से हैं और बसपा का इस क्षेत्र में जो पिछले समय में रिकॉर्ड रहा है, अब की बार क्या स्कोप ये देखती हैं, हम इनसे सीधा पूछेंगे। चलिए शुरुआत हम बीजेपी कांग्रेस से करते हैं, लेकिन आज मैं इंदु जी आप ही से चर्चा की शुरुआत करता हूं। आपने सारे पैनल सुन लिए, सबको ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टेट की तरह छत्तीसगढ़ में भी अब की बार 2 ही पार्टियों के लिए स्कोप है। आम आदमी पार्टी के भी नेता आए और बड़ी दमदारी से कहा कि हम दिल्ली और पंजाब मॉडल को यहां रखेंगे। बसपा तो शुरुआत से थी, लेकिन हमेशा वैसा असर अब यहां नहीं चलेगा, वैसे मुद्दे अब यहां नहीं चलेंगे, थर्ड फ्रंट की यहां कोई जगह नहीं बनेगी, ये कहा जा रहा। बसपा को लेकर एक जनप्रतिनिधि के नाते आप क्या कर पाई हैं अपने क्षेत्र के लिए, और कोई स्कोप पाती हैं या 2 दलीय सरकारों वाला ही खेल चलने वाला और आपका कोई स्कोप नहीं? जी, सबसे पहले तो मैं आईबीसी 24 जनसंवाद बिलासपुर के मंच से पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों और मेरे पामगढ़ क्षेत्र के समस्त बुद्धिजीवी साथियों को सादर जय भीम बोलना चाहूंगी। साथ ही आईबीसी 24 के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि सीधे जनताओं के बीच में लाकर मुझे खड़ा किया है, इसलिए आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सम्मानीय, आपने हमें जो प्रश्न पूछा है कि बहुजन समाज पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में छत्तीसगढ़ में उभर पाए कि नहीं उभर पाई, किसके संबंध में, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी और ध्यान आकर्षित भी कराना चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही छत्तीसगढ़ में तीसरी नंबर की पार्टी रही है। जब हमारी यूपी में सरकार थी तब भी हमारे विधायक छत्तीसगढ़ में जीतते थे। आज भी हमारे यूपी में सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में उतने ही विधायक जीते हुए हैं। अगर हमारी जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखें तो अगर हम पिछले सेशन में जो हमारा वोट बैलेंस था वो इस सेशन में ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर हम 3-4 ऐसे सीट हैं जहां पे सेकंड पोजीशन पे हैं और 15 से 16 सीट ऐसे हैं जहां पे हम थर्ड पोजीशन से हैं। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में उभर रही है और आने वाले समय में हमारे बगैर या तो किसी की सरकार नहीं बनेगी और या तो हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसी हम लोग को पूरी उम्मीद है। देखिए, मैंने ये सवाल क्यों पूछा, पहले आपकी दावेदारी बिल्कुल तीसरी शक्ति के लिए होती थी और तकरीबन अकेले होती थी। आज भी है सर। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, सवाल तो सुन लीजिए, जवाब आप ही को देना है। अब की बार सर्व आदिवासी समाज अपने कैंडिडेट उतारने की बात करता है और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आपको भी पता है, मुद्दों पर मैं बाद में आऊंगा। दूसरी तरफ आप देख लें, ईसाई समुदाय वो कह रहा हम अपने कैंडिडेट अलग से उतारेंगे। आप अपने आप को मैदान में वैसे भी बताते हैं कि हम तीसरी शक्ति हैं। आम आदमी पार्टी एक और एक विकल्प है। एआईएमआईएम भी कहती है कि हाँ, हम भी यहाँ पर मुस्लिमों के बीच में अपनी किस्मत आजमाएं। अब आप अकेले नहीं, आपका कंपटीशन बढ़ गया है और जहां आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया वैसा असर है कि नहीं है, वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। देखिए, हर प्रदेश की अलग अलग राजनीतिक सीमा होती है, तो मैं तो इसी प्रदेश के आपको ये और छत्तीसगढ़ प्रदेश में
जैसे आपने बताया कि जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके संबंध में आपने हमें अवगत कराया। तो बहुत बड़ी संख्या में, चूंकि हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष वो आदिवासी समाज से ही आते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में जो वो आदिवासी समाज के हम जो आम जनता है वो बहुजन समाज पार्टी के पैर तले जुड़े हुए हैं। इसमें हमें कोई दो बात की बात नहीं है कि आने वाले समय में पूरे जितने भी आदिवासी समाज है वो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देंगे। साथ ही आपने जिक्र किया जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, जिस तरह से उनके साथ प्रदेश में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो धर्म के नाम पे उन्हें जो प्रताड़ना किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो या राज्य में बैठी सरकार हो, किसी तरह से उनको कोई तरह का मदद नहीं मिल रहा है, उनसे वो इस बार वाकिफ हो चुके हैं और उन्होंने ये तय कर लिया है कि इस बार वो केवल बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देंगे और उनका सपोर्ट करेंगे करके। चलिए, ये खैर वक्त बताएगा, लेकिन इस बात के बारे में कि आप तीसरी शक्ति बनेंगे, आप आश्वस्त हैं, ये देख करके थोड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे साथ में यहाँ डॉक्टर के ध्रुव साहब हैं, पेशे से डॉक्टर और अब अच्छी तरह से अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं। जिन परिस्थितियों में आप चुनकर आए थे, आपके पास में बनस्पत चुनौती एक सबसे बड़ी जो हमको बाहर से नजर आती थी, जिस क्षेत्र के विकास को लेकर एक परिवार और उसकी राजनीति पूरे प्रदेश और देश में एक शीर्ष स्थान पर रही, जिन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर तमाम तरह के यहां पर रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन उनके बाद उस इलाके का क्या हुआ, उस इलाके का, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर देता हूं, छिंदवाड़ा कमलनाथ जी के गढ़ के तौर पर जाना जाता है और उसके विकास का एक मॉडल बताया जाता है, वो कभी यहां नहीं बन पाया। मरवाही में आप इतने समय में क्या काम कर पाए, किस परिस्थिति में मरवाही आपको मिला था और अभी कहां है? जी पुनीत जी, सबसे पहले तो आईबीसी के एक आयोजक और पूरे अधिकारी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने आमंत्रित किया। और जिस कंडीशन की बात आप कर रहे हैं वो उस समय मैं सरकारी नौकरी में ही था और उसके बाद 20 वर्ष मुझे हो चुके थे वहां, कि जनताओं की जो मुख्य समस्या जो भी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो सब परिचित था और मुझे सर्वे के माध्यम से जो भी रहा हो क्राइटेरिया, मैं भी अपना मन बनाए कि सेवा तो कर रहा हूं, आगे भी इन समस्याओं को सही दिशा दे सकता हूं करके मैंने भी एक प्रत्याशी के रूप में किया और जीत हासिल हुई। मुझे मरवाही के जनता ने आशीर्वाद दिया, जिसके तहत मैं विधायक बना और अभी 2 वर्ष पूरे हो गए, 2.5 साल लगभग। और वो जैसे ही जिला बना तो तत्कालिक उसी समय लगभग 380 करोड़ के काम स्वीकृत हुए पूरे जिले के विकास के लिए और वो धीरे धीरे मुख्य उसमें रहा है कि रोड, छात्रावास और सिंचाई की परियोजना, वो काम लगभग पूरे हो चुके हैं। और जो कुछ बच गए हैं, जैसे कि कहीं वनांचलों में रोड है या कुछ जानकारी में नहीं आ पाती, वो रोड छूटे हुए हैं। और आगे ये मेरा रहेगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जो पेयजल की समस्या है वो उन लोगों को मिले, जो कमियां हैं उसे आगे मैं निश्चित ही शासन के संज्ञान में लाकर उनकी कमी को पूर्ति करेंगे। आपने जो लक्ष्य लिया था उसको आपको लगता है कि आप पूरा कर पाए? आपने जैसे कहा वक्त कम है, उसको आप पूरा कर पाए? क्योंकि पेयजल की समस्या नई नहीं है, पुरानी है जी। प्रतिनिधि वहां पर कांग्रेस पार्टी के भी रहे हैं, बाद में उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, लेकिन समस्या जस की तस रही है। आदिवासियों के अपने एक मुद्दे, इश्यूज रहे, सरकार बदली तो उनको बड़ा ये आश्वासन मिला कि हाँ हमारे इश्यूज हल हो जाएंगे। आपको लगता है वो हल हुए? क्योंकि उन इलाकों में अभी भी वही पेयजल की समस्या, अभी भी वही सड़कों की समस्या, अभी भी वही असमानता से जुड़े हुए कई मुद्दे वो वहां उठते रहे। नहीं, उसमें देखिए, जैसे बैगा जनजाति की बात करूं मैं, तो वहां जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया, तो उस दिशा में हमने काम किया शासन के माध्यम से और जाति प्रमाण पत्र वितरित करके लगभग 75 बैगा जनजातियों को नौकरी की पात्रता रखने वाले को नौकरी दी गई। और हर वर्ष जैसे जल स्तर कम होते जाता है पानी की समस्या के लिए, तो वो पिछले वर्ष भी हमने जो बोर करवा के हैंडपंप की व्यवस्था कर रहा है, अभी भी काम चालू है। जो पिछले 30-35 वर्षों से मांग रही उनकी, वो भी अभी काम शुरू हो गए हैं। मैं खुद गया था 3 दिन पहले, तो ये शुरुआत है, पानी की समस्या तो है। आपका उपचुनाव बड़ा विख्यात रहा था जोगी परिवार की वजह से। अब जेसीसीजे की स्थिति किसी से छिपी नहीं,
अब की बार के इलेक्शन को आप किस नजरिए से देखते हैं? कितना स्कोप देखते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? बीजेपी पोल खोल अभियान लेकर मैदान में है। जी जी, सही बात है इसमें पुनीत जी, लेकिन मैं उनके बीच रहा हूं तो वो जो कुछ वादे या काम पूरे नहीं हो पाए हैं वो भी काम होते जा रहे हैं, और जो छूट गए हैं निश्चित ही आगे पूर्ण किया जाएगा उसमें। चलिए, आप मानते हैं कि बहुत सारे काम अभी हैं जो आपको करने हैं। सौरभ सिंह जी हैं, अकलतरा को रिप्रेजेंट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुखर नेता हैं, और जैसा मैंने कहा कि पोल खोल अभियान में बड़े सक्रिय हैं। क्या पाया आपने अपने पोल खोल में, ये भी बताइएगा पहला। और दूसरी बात ये, अकलतरा को लेकर आपने कुछ वायदे किए थे, कुछ सूची हमारे पास में भी, कितना कर पाए उसमें से? अकलतरा को लेकर जो वादे किए थे उसमें से 3/4 वादे पूरे हुए हैं, कुछ वादे बचे हुए हैं। उसका कारण यह है कि राज्य सरकार के पास ना तो बजट है विकास करने के लिए, ना तो उनके पास नियत है विकास करने की, ना छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने की कोई सोच है। तो बहुत सारे काम किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जब होते हैं तो विधायक के पास एक निहित फंड होता है जिस फंड से छोटे काम किए जाते हैं, और बड़े जो काम होते हैं वो बड़े काम सरकार के विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर होते हैं। डॉक्टर बांधी जी ने जैसा बताया, लीलागर नदी पर जो काम हुआ तो एक तरफ डॉक्टर बांधी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरी तरफ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार का विजन था कि यहां पर सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए एनीकट बनाएंगे तो उससे सिंचाई की व्यवस्था होगी। पर इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है। इनका जो विजन था नरवा घुरवा गरुआ बाड़ी, उसकी पोल खोलने के लिए अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे 405 मंडलों में, अलग अलग मंडलों में जा रहे हैं। और जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, गोबर खरीदी में जो घोटाला हुआ है वो चारा घोटाला से भी ज्यादा भयंकर घोटाला हुआ है। गोबर समिति का जो गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं गौठानों में समितियां, उनको ये पता नहीं कि कितना गोबर खरीदा गया। उनको जितना गोबर दे दिया गया उन्होंने गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर दे दिया। एडवांस में भुगतान कर दिया गया, सोसाइटी द्वारा कंप्यूटर के हिसाब से भुगतान कर दिया गया। जब भौतिक सत्यापन हो रहा है तो भौतिक सत्यापन में 2/3 वर्मी कंपोस्ट सोसाइटियों में आ ही नहीं रहा है। इस पैसे का क्या होगा? अकलतरा विकास खंड में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, विधानसभा में भी मामला उठाया था। 29 लाख रुपए का घोटाला है सिर्फ वर्मी कंपोस्ट में। एक दूसरी चीज, अनेकों स्थानों पर पूरा जो पैसा इस्तेमाल किया गया है गौठानों में, वो पैसा मनरेगा का पैसा है, सरपंचों के अधिकार का, ग्राम पंचायत के अधिकार का 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का पैसा है, या डीएमएफ का पैसा है। जिस पैसे से गांव का विकास हो सकता था उस पैसे को ऐसी योजना में लगाया गया जिसका कोई औचित्य नहीं है। एक भी गाय नहीं है, कोई गाय वहां पर रहती नहीं। गाय तो रोड पर है, गाय तो किसानों के खेत पर है। तो किस चीज के लिए ये योजना बनाई गई है? तो ये सरकार का विजन है। अनेकों जो बातें इस सरकार की, कोई इनके पास विजन नहीं है। लेकिन सरकार तो कहती है कि उसका पूरा फोकस, कहती क्या है, बल्कि जो दिखाई पड़ता है उसका पूरा फोकस दिखता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। उनके हर योजना के आधार में किसान निकलता है। शहरी क्षेत्रों में तो कई लोगों को ये दिक्कत और ये समस्या है कि वो केवल फोकस कर रहे हैं ग्रामीण पर, किसान पर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। यहां तो उल्टा मामला है जो आप बता रहे हैं। देखिए, यही आप तो कह रहे हैं कि उनका विजन नहीं है, वो कहते हैं हमारा विजन सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर है। यही तो पोल की खोल है। जो वो बोल रहे हैं वो है नहीं। जो वो बताते हैं लुभावनी बातें कि इतना हमने खरीदा। आप बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो पूरे फॉल्स आंकड़े हैं। उसी तरह ग्रामीण विकास के जो आंकड़े वो पेश करते हैं, नहीं, पर वो आपके आंकड़ों के बारे में कहते हैं। जैसे अभी आपने 29 करोड़ का आंकड़ा दिया अपने क्षेत्र का, चलिए आप, हाँ 29 लाख का, ये आंकड़ा आपके लिहाज से अपने क्षेत्र में सही हो सकता है। इधर आपने 1300 करोड़ का आंकड़ा दिया, जब चैलेंज किया तब अगले दिन निकले उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करने। उनका यह कहना है कि पहले आप आरोप लगा देते हैं, बाद में उसकी जमीन तलाशते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है, हम तो बोलेंगे कि आपने बोला नहीं, लगाए ना, आरोप लगाएं और उसको सिद्ध भी करें। साथ बोल रहे हैं, हम तो तत्व के साथ बोल रहे हैं कि गोबर खरीदी में घोटाला हुआ है। एक विकास खंड में हुआ है, पूरे प्रदेश के सभी विकास खंडों में हुआ है। जानकारी, अधिकृत जानकारी के साथ बोल रहे हैं। अधिकृत जानकारी के साथ बोल रहे हैं कि मनरेगा में जो पैसा निकाला गया है वो पैसा का गौठान में काम नहीं हुआ है। वो जब वहां पर जाके फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो फिजिकल वेरिफिकेशन में बात स्पष्ट आ रही है
कि जो काम कराया भी गया वो काम वहां पर हुआ ही नहीं है। के ध्रुव साहब, आप इस पे कहेंगे? डॉक्टर साहब, आपके सामने कहा जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर कोई विजन नहीं है और गौठानों को लेकर, गौशालाओं को लेकर काफी चर्चा चली। फिजिकल वेरिफिकेशन, पोल खोल अभियान नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को और आपके क्षेत्र में भी? जी, हमारे क्षेत्र में भी पुनीत जी गौठान कुछ ऐसे जहां भी रीपा के माध्यम से लघु उद्योग स्थापित हो गए हैं और वहां महिला समूहों को वो जो कुछ नमकीन बनाने के एलईडी बल्ब के हैं, दोना पत्तल, ऐसे काम, कहीं मछली पालन, ऐसे काम आर्थिक विकास के लिए जो हमारी सरकार जो आर्थिक विकास के लिए जो कर रही है वो देखने को मिल रहा है। और निश्चित ही कुछ गौठानों में कमी है तो आगे वो पूर्ति किया जाएगा, क्योंकि जो कमी है पानी का, कहीं पथरीला है पानी का। सौरभ जी, ये बात मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। एक है कि साहब पूरी तरह कागजी है, दूसरा ये कि बनाया जरूर है और उसका उद्देश्य ये भी बताया गया कि शासकीय भूमि वाला, जिस पर ऑलरेडी डिबेट हो चुकी है कि शासकीय भूमि कब्जों में थी, उसको हटाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। कमियां होना अपनी जगह। आपने भी अभी देखा बिलासपुर को लेकर जितनी भी योजनाओं की चर्चा चली, चाहे आपके शासनकाल की हो चाहे 4.5 साल की हो, दोनों में कमियां तो निकली। कमियां निकालना बहुत अच्छी बात है विपक्ष का, लेकिन अच्छी चीज को सिरे से खारिज कर देना, आपको जनता के बीच में आपको भी तो जाना है। देखिए, कुछ अच्छा हो तो अच्छा बोले, कुछ है ही नहीं तो क्या अच्छा बोलेंगे? नहीं, पर है तो जनता के बीच में तो है, दिखाई तो पड़ रहा है। जनता के बीच में नहीं है, यही तो पोल की और, पोल है, और, यही तो और वेरिफिकेशन है। और एक बात वो कहते हैं कि आपने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बिल्कुल छोड़ दिया। 15 साल तक आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वैसे आ गए हैं सारे वरिष्ठ नेता, वो भी जवाब देंगे इस पर, लेकिन आप भी अपने क्षेत्र में इन मुद्दों से जूझते होंगे, डील करते होंगे। नहीं, हमारे क्षेत्र में तो हम किसी मुद्दे से जूझते नहीं। तो क्या मुद्दा है फिर आपके क्षेत्र में? क्या मुद्दा है? हमारे क्षेत्र में मुद्दा है कि जो इन्होंने बोला अपने जन घोषणा पत्र में, इन्होंने बोला शराबबंदी करेंगे, 2000 करोड़ का शराब घोटाला किया। इन्होंने बोला बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार नहीं दिया। 2500 रुपए बोला कि देंगे, वो नहीं किया। बिजली का बिल आधा करेंगे बोला, बिजली का बिल आधा नहीं हुआ। बिलासपुर में हम बैठे हैं, बोला प्रॉपर्टी टैक्स आधा करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स डबल हो गया। ये मुद्दे। लेकिन इनके जवाब में ध्रुव साहब भी ये बोलेंगे और कांग्रेस पार्टी लगातार बोलती है, फिर हम क्यों सारे उपचुनाव जीत गए, फिर हम क्यों प्रदेश में इतनी बहुतायत में आ गए। वो चैलेंज करके कहते हैं क्यों आप 14 पे सिमट गए। देखिए, 14 पे सिमटना ये एक राजनीति है। अगली बार की बात कर, इतिहास पे क्यों बात कर रहे हैं? अगली बार वो ये बताएं कि वो कितनी सीट पा रहे हैं। जो कर्नाटक की बात अभी हो रही थी, कर्नाटक में उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। यहां से बड़ा भ्रष्टाचार तो पूरे भारत में नहीं हुआ, हिंदुस्तान में नहीं हुआ। ध्रुव साहब, आप अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे? जैसा आपने कहा, स्वीकार किया बड़ी विनम्रता से कि हाँ कुछ कमियां इसमें हो सकती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं विजन ही गलत है। जी पुनीत जी, निश्चित ही स्वीकार करने वाली बात है। अभी जैसे कर्नाटक का रिजल्ट आया तो जनता काम पे विश्वास करती है और निश्चित ही अगर यहाँ काम हो रहे हैं, पिछले बार भी इतनी सीट से आए थे, तो अगर इन कामों को देखा जाए और तो निश्चित ही आगे कांग्रेस की सीट ज्यादा से ज्यादा आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए इंदु जी, आप बताइए अपने क्षेत्र में जनता पर आपको कितना विश्वास है और अब फिर आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, एक महिला होने के नाते आप क्या कर पाई? एक बड़े गौरव की बात है कि बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या पूरे देश में एक रिमार्केबल स्थिति में। अब आप आगे के लिए क्या उम्मीद करती हैं, अपनी पार्टी से भी, क्षेत्र की जनता से भी? जी, पार्टी से तो पूरी उम्मीद है हम लोगों को, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी एक नारी समाज से आती है जो नारी को प्रोटेक्ट करती हैं और नारी के मान सम्मान के लिए, हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती हैं। इसीलिए भारत देश में उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और रही बात मेरी क्षेत्र की, तो पामगढ़ क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा से बहुजन का गढ़ रहा है, जिसमें हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीतते आए हैं। तो अब की बार ये गढ़ ढहेगा नहीं? नहीं, बना रहेगा। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ जो पामगढ़ है वो बना ही रहेगा, क्योंकि वहाँ की जनताएं जानती हैं कि केवल वहाँ का उद्धार कोई कर सकता तो बहुजन समाज पार्टी ही कर सकता। तो अभी तक उद्धार की दिशा में कितना बढ़ पाए? जी, उद्धार की दिशा में जो हमारे अनुसार जो काम होता है जी, जैसे मैंने सबसे प्राथमिकता, जब मैं 2018 में विधानसभा के चुनाव लड़ी तो मेरी पहली प्रायोरिटी थी शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काफी स्कूल से के संबंध में मैंने जो अतिरिक्त कक्ष था और जहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, टीचर की कमी, सारी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया। काफी हद तक प्रयास सफल भी हुई है। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारा
पामगढ़ क्षेत्र बहुत ही गरीब दूर अंचल क्षेत्र है, जहाँ किसान लोग ज्यादा रहते हैं, बेरोजगार लोग रहते हैं, गरीब परिवार वहाँ पे ज्यादा रहते हैं। अभी आप एक डिबेट देख रहे थे यहाँ पर मंच के ऊपर, बीजेपी कहती कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, केवल कोरी बातें की, कागजों पर किया। आप भी बताते हैं कि आपके क्षेत्र में काम हुआ, आपका अनुभव कैसा रहा इस सरकार के साथ? जी, इस सरकार के साथ अनुभव, इनकी उपलब्धि कुछ बताने के लिए तो है नहीं, ये केवल नरवा गरवा घुरवा बारी में सिमट के ही रह गई है और ये केवल ढकोसला पीटते हैं और करते कुछ नहीं है। इन्होंने जब चुनाव से पहले जब ये रणनीति तैयार की तो उन्होंने प्रदेश की पूरी महिलाओं को एकत्रित करके गंगा जल उठाकर शराबबंदी करने की बात की थी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इस संबंध में विधानसभा में भी प्रश्न लगाया था। इनकी लगातार हमारी ये कार्यकाल बीतने का समय आ चुका है, फिर से 2-3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगा, लेकिन इनकी ऐसी समिति समझ में नहीं आता कि ये लोग जब विधानसभा में प्रश्न पूछते तो यही बोलते हैं कि समिति गठित की जा रही है। ये केवल कोई नई बात है डॉक्टर साहब, कोई नई बात है कहने के लिए नहीं है। शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा बन के उभर के सामने आया जो हर बार हर महिला प्रतिनिधि उठाती है। जी, शराबबंदी के मामला की वजह से ही महिलाओं ने इन्हें इस सत्ता पे बिठाया था, एक उम्मीद के साथ। ध्रुव साहब जी, शराब नीति के लिए कमेटी बनी, वो गए थे अभी राज्य बिहार में, और वो रिपोर्ट जैसे आता है कुछ सुधार हो उसमें, 4.5 सालों से यही जवाब मिलता आ रहा है कि रिपोर्ट बहुत सारे लोग हैं जाने इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन इनकी मंशा नहीं है क्योंकि सबसे यही बात ज्यादा कहते आय कहते इनको शराब से हो रही है, इसीलिए शराब को बंद करने की इनकी मंशा नहीं है। अगर ये चाहती तो एक दिन में शराबबंदी कर सकते थे, लेकिन ये केवल शराब बेचने का कार्य करते हैं, पैसे कमाने का कार्य करते हैं, इसीलिए शराब को बंद नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए, और ये छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो ठगेश की सरकार है, जो केवल युवाओं को भ्रमित करने के कार्य करे। वो चाहते तो 2500 रुपए देने की आवश्यकता नहीं थी, वो चाहते तो सबको रोजगार दे सकते थे, जैसे यूपी में माननीय बहन जी ने किया था, सबको रोजगार दिया था। वो आज तक उस रोजगार में कायम है, अपने हर परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं। आपका भी रुझान किस तरफ है, कौन अच्छा काम करता है? आपने उधर यूपी की तारीफ कर दी, इधर सरकार की बुराई करी, लोग समझेंगे बीजेपी यूपी में बहुजन टीम समाज पार्टी की सरकार ने अच्छे कार्य किया था, मैंने ये बोला, ये नहीं बोला कि बीजेपी के नहीं, लेकिन आप बताएं अभी और पुरानी सरकार का तजुर्बा कैसा है? चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों एक ही सिर के दो पहलू हैं। ठीक है, ये लोग कहते कुछ और है, करते कुछ है। चलिए, तो हर बार की तरह समाज पार्टी लेकिन कहती नहीं है, लेकिन करके जरूर दिखाती है। ये आप यूपी की सरकार आप ये कहना देख सकते हैं। ठीक बात है, तो आपने कह भी दिया है, अब आपको करके भी दिखाना है। शुभकामनाएं आप तीनों को हम देते हैं, अपने अपने क्षेत्रों के लिए भी और पार्टियों के लिए भी। ये जनसंवाद का मंच था, सवाल जनता के थे, उत्तर आपने दिए, वही आपको नंबर भी देंगे, वही आपके समर्थन में या आपके विपक्ष में भी अपना मत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए। जी।